हेलो हाय गुड इवनिंग गुड डे गुड़िया। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो चैप्टर था सेल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रीचिंग एडल्सेंस। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा प्रीफिक्स पढ़ा देता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में 2-3 टर्म है वो हम पहले पढ़ के चलेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे चैप्टर्स को 1 बाय 1 टर्म समझेंगे। अब सबसे पहले क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड। हमेशा फीमेल में कैसे गैमीट्स होंगे, एक्स एक्स, ये किस में होंगे बेटा, फीमेल में। और एक्स वाई जो होंगे बेटा जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे किस में होंगे, मेल्स में। तो इसने बोला है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मिलना, एक दूसरे से जब मिल जाएंगे मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड। तो आप खुद ही बताइए तो क्या टर्म कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन या फोर्टिफिकेशन? तो क्या टर्म कहलाएगी बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ आपका डाउट? सबसे पहले मेल के गैमीट्स, फीमेल के गैमीट्स और मेल के गैमीट्स जब एक साथ आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्स 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 बाई, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक्स इसके एक्स से मिला है तो यहाँ पे क्या बन गई है, फीमेल। इसका एक्स इसके बाई से मिला है तो यहाँ पे बन गया है मेल यानी कि बॉय। इसका एक्स इसके एक्स से मिला है तो क्या बना है बेटा, यहाँ पे फिर से फीमेल। और इसका एक्स इसके बाई से मिला है तो यहाँ पे क्या बना है, मेल। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा आता है सेकंड, ए फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब है जब स्पर्म्स ने एग को, वहां पे फर्टिलाइज हो गया है स्पर्म, एग स्पर्म से, तो ए फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट और एम्ब्रियो। अब दोनों टर्म को समझ लो बेटा, एक जाइगोट है एक एम्ब्रियो है। अब जाइगोट है, जाइगोट क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जाइगोट क्या है, इनिशियल स्टेज है। सबसे पहले एग और स्पर्म आए, यानी कि यहां से एक एक्स आया हैप्लॉइड, एक एक्स यहां से आया हैप्लॉइड, तो ये क्या बन गया है बेटा, यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई है। तो जाइगोट बोलते हैं इस स्ट्रक्चर्स को। जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, यानी कि जाइगोट किसमें एम्बेडेड हो जाएगा, यूट्रस की बॉल में। फिर यूट्रस की बॉल से आगे जाके वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर आती हैं स्टेजेस आती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि एक क्रोमोसोम्स मेल का एक क्रोमोसोम्स फीमेल का आके बने हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जाइगोट। जाइगोट एम्बेडेड में धंसता है, मतलब डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो किसमें धंस जाता है, जाके एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस की बॉल में, ना कि स्टमक में। और इसके जाके आगे जाके जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको हम फोइटस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हुआ है, जाइगोट। ए फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब यहाँ पे आपकी दोनों टर्म क्लियर होकर चल रही हैं। अगर फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, अभी आपके हाफिली एग्जाम चल रहे होंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आप बता सकते हैं इजिली कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगला है द फर्टिलाइज्ड एग। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज जाइगोट, तो आप बता सकते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है किससे फर्टिलाइज्ड हुआ है, स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो ए फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द फिलअप एम्ब्रियो और फोइटस गेट्स एम्बेडेड इन द बॉल्स ऑफ स्टमक या यूट्रस। अब एक बात बताइए, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि एक बच्चा जो एक माँ के पेट में पलता है, वो एकदम गलत, एकदम मिथ है। कभी भी बच्चा पेट में नहीं पलता है, कभी जो उसका डेवलपमेंट होगा बच्चे का वो कहाँ पे होगा, फीमेल के यूट्रस में होगा, ना कि स्टमक में। तो अभी मैंने आपको बताया है, अगर कोई चीज एम्बेडेड हुई है तो ये बताइए बेटा, ये तो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, जाइगोट के बाद में किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो में होगा। तो जो एम्बेडेड होगा यूट्रस में वो फोइटस तो नहीं होगा, फोइटस है 9 मंथ, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है ना, 9th 8th मंथ के जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो उसको बोलते हैं फोइटस। तो स्टार्टिंग का फेज जो जाइगोट में एम्बेडेड हुआ होगा, जो यूट्रस की बॉल में एम्बेडेड मतलब धंसना, जो धंसा होगा वो फोइटस तो नहीं होगा बेटा। फोइटस तो बहुत सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में बनेगा ना फोइटस, 8 से 9 मंथ की स्टेज पे। लेकिन स्टार्टिंग में जो जाइगोट कन्वर्ट हुआ है किसमें हुआ है, एम्ब्रियो में, और यही क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा इन द बॉल ऑफ नॉट स्टमक। इसका आंसर क्या होगा, यूट्रस की बॉल में, और ये एम्बेडेड कौन होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। यहाँ तक क्लियर हुई तीनों चीजें। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, एक कोई लार्वा है, इनिशियल स्टेज में लार्वा है, वो बाद में एडल्ट में चेंज हो रहा है थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मान लीजिए एक टैडपोल है, कहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, एक टैडपोल है, एक टैडपोल है, इसके लिए जो अडल्ट करने के लिए एक सब्सटेंस की जरूरत होती है, उसको आयोडीन बोलते हैं। अगर इसमें आयोडीन को हम इंजेक्ट करेंगे तो इसका टैडपोल क्या है, लार्वा की जो एडल्ट होने की जो स्टेज है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, और ये किसमें चेंज हो जाएगा,
एडल्ट फ्रॉग में। और बेटा इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, और यही लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलना ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। एक लार्वा का एडल्ट में बदलना थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ना कि ट्रांसफ्यूगेशन। इसका हुआ। अगला है रिक्रिएशन या रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग बंस ऑफ देयर ओन काइंड्स। इसका कहने का मतलब है कि रिक्रिएशन या रिप्रोडक्शन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने यंग बंस को अपनी जैसे को जन्म देते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन। अब आपको डेफिनेशन पूछने लगे कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस या व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप बता सकते हो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी संतान को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। आगे है एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, यानी कि हम, कैट्स, डॉग विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। अब एक चीज समझ लीजिए, एक बीबी पैरस लिखा हुआ है, ओवी पैरस। बेटा जो यंग वंस को जन्म देंगे, यंग वंस को जो जन्म देंगे उनको बोलेंगे हम बीबी पैरस। और जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग लेइंग एनिमल्स, एक दो एग्जांपल आप बता सकते हो, हैन है और पीकॉक है, ये क्या है? एग लेइंग एनिमल्स हैं। तो जो एग देंगे वो उनको क्या बोलेंगे? ओबी पैरस। और जो बच्चों को जन्म देंगे यानी कि बीबी पैरस। अब ऐसा थोड़ा देखा होगा आपने कि इंसान का बच्चा या बिल्ली ने अंडे दे दिए, बिल्ली बच्चे ही देती है, या कुत्ते ने अंडे दे दिए, देते बच्चे ही है ना, तो उनको बोलेंगे हम, यही इसमें पूछा गया था, एनिमल्स सच एज ह्यूमन, कैट, डॉग विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बीबी पैरस। दोनों टर्म क्लियर हुई। ओबी पैरस जो अंडों को जन्म देंगे, बीबी पैरस जो यंग वंस को जन्म देंगे। अगला अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी में बेटा सबसे पहले जन्म के समय पे क्या था? बच्चा था, मैच्योर हुआ और किस में चेंज हो गया है? वो एडल्ट में चेंज हो गया है। और क्या अब किसके लिए कैपेबल है? वो रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि अपने जैसे संतान के उत्पन्न करना या अपने जैसे संतान को जन्म देना। जब वो कैपेबल हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। मेल में भी आएगी और फीमेल में भी आएगी। अभी आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चे आ जाओ फिर। अब हम कहाँ पे आ गए थे? प्यूबर्टी पे आ गए थे, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। अब प्यूबर्टी में सबसे पहले क्या होगा? चाइल्ड होगा। चाइल्ड धीरे धीरे उसमें भाई टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, तो वो मैच्योर होगा। मैच्योर के बाद में क्या होगा? वो एडल्ट बनेगा। अब जैसे ही वो एडल्ट होगा तो वो कैपेबल होगा किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। अब वो अपने जैसे अपने संतान को पैदा कर सकता है। वो हर ऑर्गेनिज्म पे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, रिप्रोडक्शन सभी में पाया जाएगा, चाहे एसेक्सुअल मोड में पाया जाए चाहे सेक्सुअल मोड में पाया जाए। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जिक्र, लेकिन अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बता रहा हूँ। सबसे पहले चाइल्ड है, मैच्योर हुआ है, बोन्स वगैरह में डेवलपमेंट हुआ है, सेक्स ऑर्गन उसके डेवलपमेंट हुए हैं, स्वेट ग्लैंड वगैरह डेवलपमेंट हुई है, और किस में चेंज हुआ है? वो एडल्ट में। और अब क्या हो गया है? वो कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो प्यूबर्टी को हम बोल सकते हैं कि जहां पे कैपेबल हो जाएगा ऑर्गेनिज्म मैच्योर होकर, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब कुछ चेंजेस आएंगे प्यूबर्टी में। सबसे पहले बेटा क्या होगा? इंक्रीज इन हाइट। आपने देखा होगा कि 11th 12th या 10th, या आप बोल सकते हैं कि 8th के बाद में आपकी हाइट एकदम से बढ़नी स्टार्ट होती है, और बिफोर द 8th क्लास आपकी हाइट जो है वो स्लो होती है। ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी स्लो होता है। चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी चेंजेस आएंगे। अब जो बॉयज हैं उनके शोल्डर कैसे हो जाएंगे? थोड़े वाइडर हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। लड़कियों में क्या होगा? जो गर्ल्स होंगी उसमें क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट होगा। ये चेंजेस इन बॉडी शेप है। वॉइस चेंजेस होंगी। वॉइस चेंजेस में गर्ल्स में कैसी हो जाएंगी वॉइस? एकदम स्वीट सी, सुरीली, पतली सी आवाज हो जाएगी। जबकि लड़कों में कैसी हो जाएगी? बॉयज में जो आवाज हो जाएगी वो एक हैवी आवाज हो जाएगी, भारी आवाज हो जाएगी, क्योंकि इनके लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है हमारे लैरिंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्सेस। साउंड बॉक्सेस लैरिंग्स हैं। लैरिंग्स में जो गर्ल्स में जो लैरिंग्स पाए जाते हैं वो कंपेयर टू बॉयज थोड़े पतले होते हैं, थोड़े थिन होते हैं। और जबकि जो लैरिंग्स बॉयज में पाए जाते हैं वो कैसे साइड पे होते हैं? थोड़े मोटे टाइप के होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं। तो लड़कों की जो आवाज हो जाएगी प्यूबर्टी, वो कैसी हो जाएगी? थोड़ी भारी आवाज, भारी भरकम आवाज हो जाएगी। और लड़कियों की जो आवाज हो जाएगी वो थोड़ी सुरीली आवाज हो जाएगी, वो गीत गाने लगेंगी। इतना आप समझ सकते हैं लैंग्वेज में।
आम भाषा में समझ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर, हेयर का डेवलपमेंट आ जाएगा, चेस्ट वगैरह पे डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाएंगे आने, ठीक है। और लड़कों के बियर्ड वगैरह, दाढ़ी वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स में मेल में भी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा और फीमेल में भी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। टेस्टिस वगैरह का डेवलपमेंट मेल में होगा और ओवरीज वगैरह का डेवलपमेंट फीमेल्स में होगा। अब बेटा इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड गर्ल्स या बॉयज, तो किस में होगा? गर्ल्स में होगा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है, मेमोरी ग्लैंड मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स का बेटे जो मेन फंक्शंस है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन होगा मेमोरी ग्लैंड का। तो ये किस में होंगी? चेंजेस किस में हो जाएंगे बेटा? जो डेवलपमेंट होगा वो गर्ल्स में होगा। अब शोल्डर बिकम्स वाइडर, गर्ल्स या बॉयज? तो शोल्डर किस में बिकम्स हो जाएंगे? वाइडर किस में हो जाएंगे? बॉयज में। आपसे पूछने लगा कि लैरिंग्स का मोर डेवलपमेंट किस में हो जाएगा? लैरिंग्स का डेवलपमेंट किस में हो जाएगा? बॉयज में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये सारी चीजें। अब आते हैं हम ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू, बहुत सारी सेल्स जब एक साथ आ जाएंगी या बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ जाएंगे, इट इज कॉल्ड ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या करेंगे? सेक्रेट करेंगी कोई सा केमिकल सब्सटेंस, सेक्रेट करेंगी यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस हमारे इंसुलिन वगैरह, अभी हम हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन वगैरह है, थायरोक्सिन है, एडिलन ग्लैंड पे है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू क्या करेंगे? कोई केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगे। इनका काम क्या है? ग्लैंड्स का काम सिर्फ इतना है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू विच सिक्रीट्स केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड ग्लैंड्स। दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है डक्ट, डक्ट का मतलब हो सकता है ये, डक्ट का मतलब आम भाषा में आप समझ सकते हैं पाइप, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस का जो सिक्रेशन होगा वो थ्रू द डक्ट होगा, ना कि पूरे में फैल के जाएंगी चीजें। ये क्या होंगी? डक्ट के थ्रू जाएंगी। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स हो सकता है, स्वेट ग्लैंड्स हो सकता है, और सलाइवरी मतलब तुम्हारी जिसमें से लार सलाइवा जिसमें से सिक्रेशन होता है उसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू क्या करेंगे? सिक्रेट केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास में क्या होगी? डक्ट्स होगी। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आपको आ सकते हैं कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप क्या लिखोगे? मेमोरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड्स। डक्ट के साथ में जो ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड है, ये सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स को ही टारगेट करेंगी, टारगेट साइट पे ही टारगेट करेंगी। अब ये नहीं है कि पता चला सेक्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सिक्रीट होता है, सिक्रेट होना था वो टेस्टिस में और वर्क करना था वहां पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का, और वो जहां जाके हो गया मान लीजिए आप बात के हेयर में। अब ऐसा काम तो ना करेगा कि हेयर में जाके टेस्टोस्टेरोन का क्या वर्क है। ऐसे ही ओवरीज में है एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे अभी उसमें आएगा। तो ये कैसे करेंगी? टारगेट साइट पे या टारगेट ऑर्गन को टारगेट करेंगी, और कैसी होंगी? डक्टलेस ग्लैंड होंगी और सिक्रेट क्या करेंगी? हार्मोन्स करेंगी। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कौन सी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, कौन से हार्मोन्स का क्या फंक्शन रहेगा, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ ग्लैंड, कहां पर वो लोकेट है, नेम ऑफ हार्मोन्स, क्या उनके फंक्शंस है और उनकी कमी से या उनके ओवर प्रोडक्शन से कौन कौन से डिसऑर्डर यानी कि बीमारी हमें हो सकती है। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी हमने? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पे पाई जाएगी? बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बेस पे पाई जाएगी। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। डेवलपमेंट कहां पे करेगी? हमारी बॉडी का करेगी, पहले बता चुका हूं, क्योंकि कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रही है? ग्रोथ हार्मोन्स। तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगी? हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो रही थी? ड्रोफिज्म। और ओवर प्रोडक्शन से कौन सी डिसीज हो रही थी? गिगांटिज्म। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थायराइड ग्लैंड फ्रंट ऑफ नेक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, और मेटाबॉलिक रेट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब हमारी मेटाबॉलिक रेट कहलाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो इनको जो करेगी मतलब कंट्रोल करेगी वो कौन सा ग्लैंड करेगी? थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाएगी? फ्रंट ऑफ नेक। और नेम ऑफ हार्मोन्स कौन सा होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। और हाइपर
यानी कि ओवर प्रोडक्शन अगर थायरोक्सिन हार्मोन का हो जाएगा तो कौन सी डिसीज हो जाएगी हमारी, हाइपर थायरोइडिज्म। और अगर कम प्रोडक्शन होगा तो कौन सी होगी हमारी, हाइपोथायरोइडिज्म। पैनक्रियाज कहाँ पाया जाएगा, बिलो द स्टमक, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा और रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर, और इसी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाएगी हमें, डायबिटीज मेलिटस। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट वन इज ओवरीज, कहां पे पाई जाएंगी, पेल्विक रीजन ऑफ इन फीमेल, फीमेल के पेल्विक रीजन में पाई जाएंगी। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और क्या रेगुलेट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पीसीओएस हो सकता है फीमेल्स में, पीसीओएस, और इनफर्टिलिटी हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। टेस्टिस, पेल्विक रीजन इन मेल, कौन सा हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन, और क्या रेगुलेट करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्या हो सकती है ऐसे डिसीज, लो स्पर्म काउंट हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड का क्या है, ऑन द किडनी पे पाए जाएंगे लोकेशन पे। हार्मोन्स कौन सा होगा, एड्रिनल हार्मोन होगा। स्ट्रेस और इमरजेंसी बता चुका हूं, जब भी इमरजेंसी की सिचुएशंस आएंगी, स्ट्रेस की सिचुएशंस आएंगी तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा हमारा, एड्रिनलिन। कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, एडिसन सिंड्रोम और कुशिंग सिंड्रोम, इनको मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। एडिसन सिंड्रोम क्या होता है और कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। उसमें पैनिक अटैक आने लगते हैं, मतलब उसमें जैसे भी कोई हाइपर सिचुएशंस आती है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशंस आती है तो उसमें शरीर कांपने लगता है, और क्या होते हैं उसमें पैनिक अटैक आने लगते हैं। व्यक्ति क्या है उसमें बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, उसमें पैनिक अटैक आ जाते हैं, उसको दौरा भी बोलते हैं, आम भाषा में बोल सकते हैं उसे, कैसे दौरा पड़ता है बोलते हैं ना, उसमें दांत वगैरह का टीथ का लो जोक हो जाता है। तो ये क्या है हमारे एडिसन सिंड्रोम और कुशिंग सिंड्रोम। समझ में आया बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। आपको वीडियो में ही, मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है पढ़ाने का कि आपको वीडियो में ही सारी चीजें याद हो जाए। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अब आप नोट डाउन, बिना नोट डाउन करे आप पहले मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ पे पाई जाएगी, एट द बेस ऑफ ब्रेन। ग्रोथ हार्मोन्स, रटना कुछ नहीं है, ग्रोथ हार्मोन्स होंगे। ग्रोथ हार्मोन्स होंगे तो फंक्शंस क्या होंगे हमारे, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी करेंगे। ड्रोफिज्म होगा और गिगांटिज्म। ड्रोफिज्म किससे होगा, डेफिशिएंसी से होगा, और ओवर प्रोडक्शन से कौन सी डिसीज हो जाएगी हमारी, गिगांटिज्म। थायराइड ग्लैंड है, फ्रंट ऑफ नेक पे पाई जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, मेटाबॉलिक रेट हमारी कंट्रोल करेगा, यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट वगैरह हमारी कौन कंट्रोल करेगा, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। ओवर प्रोडक्शन से क्या हो सकता है, हाइपर थायरोइडिज्म, और इससे क्या हो सकता है, हाइपोथायरोइडिज्म। पैनक्रियाज बिलो द स्टमक पाया जाएगा, कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, रेगुलेट क्या करेगा, ब्लड शुगर करेगा इन ब्लड, और कौन सी डिसीज हो सकती है, डेफिशिएंसी से, डायबिटीज मेलिटस। ओवरीज में पेल्विक रीजन इन फीमेल में पाई जाएंगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और कौन सी डिसीज हो सकती है, पीसीओएस या इनफर्टिलिटी। टेस्टिस में पेल्विक रीजन इन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, रेगुलेट क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लो स्पर्म काउंट वगैरह, या इनमें भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, ऑन द किडनी पाया जाएगा, एड्रिनलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होगा स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में, और डिसीज कौन सी हो सकती है, एडिसन सिंड्रोम या कुशिंग सिंड्रोम। आई होप आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। आइए बच्चा, अब हम इस स्लाइड में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को एकदम डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन है बेटा रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज, यानी कि ओवरीज से जो एग रिलीज होंगे उसको क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये बेटे 28 डेज से 28 डेज टू 30 डेज। अब एक एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना, मैं बहुत धीरे से सारी चीजें बहुत आराम से धीरे धीरे स्लोली आपको ये टर्म समझाऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, सबसे पहले एग रिलीज हो गए हैं हमारी ओवरीज से, यहीं से स्टार्ट करते हैं ओव्यूलेशन से। अब बेटा सबसे पहले दिन मान लीजिए फर्स्ट डे, फर्स्ट डे से लेके हम यहां तक चले हैं 28 डेज को लेके चले, यानी कि फर्स्ट डे पे हमारा क्या होगा, यहां से अब हम इसको क्लियर करते हैं। यहां पे देखो बेटा हार्मोन्स क्या होगा, एक तुमने देखा होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका जैसे ही लो ग्राफ होगा यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नीचे जाएगा। ये कंडीशंस मैं तब बता रहा हूं जब एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग इज नॉट
फर्टिलाइज्ड। ये कंडीशंस नंबर 1 कंडीशंस है कि एग अगर फर्टिलाइज नहीं है। 28 डेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फीमेल्स की बॉडी में क्या हुआ है, उसका प्रोडक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। आपने एक देखा होगा कि जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं, मतलब कि जैसे कोई फैमिली फंक्शंस आया है, कोई शादी आया है, तो वो पिल्स वगैरह ले लेती हैं, पिल्स वगैरह ली हैं और अपने जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड्स उनको आने वाले हैं, उनको लेट करना शुरू कर देती हैं, मतलब लेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग पिल्स को खा के। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देगा। अब जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो पीरियड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। बट हम यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस चल रहे हैं। 28 डेज में या 30 डेज को मतलब अप्रोक्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गया है नीचे। अब यहाँ पे एग क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ से एक ये इस क्या हो गया है, मेल में, और ये क्या हो गई है, फीमेल में। ये वाली चीज, सॉरी, ये फीमेल है बेटा और ये कैसा है, मेल। ये फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब यहां पे ना स्पर्म्स आया है, यहां पे एग आया है, और यहां पे कैसा हुआ है, इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, नॉट फर्टिलाइज्ड, नॉट फर्टिलाइज्ड। अब एक बात बताइए बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, यानी कि पीरियड्स क्या आएंगे, स्टार्ट आने हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हुआ है नीचे। अब फर्स्ट डे से लेकर ये 5 डेज भी जा सकता है और 4th डेज भी जा सकता है और 6 डेज भी जा सकता है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा, यूटेरस है। अब जो यूटेरस की बेटा बॉल है, यानी कि यूटेरस की जो दीवार है, उसमें कुछ ब्लड टिश्यूज होंगे, ब्लड टिश्यूज होंगे। उसकी यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी, यानी कि सेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी। और जो वो ब्लड टिश्यूज हैं वो ड्यूरिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्या आएंगे, बॉडी से कैसी हो जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीडिंग बोलते हैं। स्टार्टिंग के कौन से डेज पे होती है, 1 से लेकर, किसी में 4 डेज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 मैक्सिमम है। यानी कि एग यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अब इसका बीच में एक 14 डेज आता है बेटा, यानी कि तुम्हारी स्टार्टिंग डेज से, फीमेल के स्टार्टिंग डेज से एक 14 डेज, इसी को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी कि यहाँ पे 14 डेज पे आके क्या करेगी, ओवरीज से एग रिलीज होंगे। एग रिलीज हुए ओवरीज से, यहाँ पे वेट किया, किसका, स्पर्म्स का वेट हुआ, वेट किया है स्पर्म्स का। अब स्पर्म्स एग से नहीं मिल पाया है तो फिर से प्रोसेस अब आगे बढ़ा है, यानी कि 28 डेज तक गया है। जब एग्स स्पर्म से मिला नहीं है तो कैसा होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अब इसके फिर से यही चीजें होंगी, यूटेराइन की जो बॉल है, यूट्रस की जो बॉल है, वो सेड ऑफ होगी, किसके, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड टिश्यूज, और क्या हो जाएगी, वो बॉडी से आउट हो जाएगी। फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, हर मंथ पे प्रोसेस होगा। फिर से 14 डेज पे क्या होगा, एग रिलीज होगा ओवरी से, स्पर्म्स आएगा, तो प्रेगनेंसी अगर फ्यूजन हुआ है, उनका पढ़ा चुके हैं हम, फर्टिलाइजेशन हुआ है, फ्यूजन हुआ है, प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो ये कैसी हो गई है हमारी कंडीशन नंबर 2। समझ में आ गई बेटा। अब कंडीशन नंबर 1 पे क्या था, कंडीशन नंबर 1 पे हमने समझा दिया है, ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना। ओवरीज से एग रिलीज हो रहे हैं कब, ओव्यूलेशन पे, यानी कि ओव्यूलेशन डे कौन से डे पे होता है हमारा, 14 डे पे हमारा ओव्यूलेशन डे होता है। ओव्यूलेशन डे का मतलब है यानी कि एग ओवरी से रिलीज हो रहे हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट डेट है, 1 तारीख पे किसी को पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो उसका 14 डेज के बाद में क्या होगा, ओव्यूलेशन है। फिर उसका क्या होगा 28 डेट तक। अगर इस बीच में अगर एग, यानी कि इस डे पर, इस पर्टिकुलर डे पर अगर एग स्पर्म से मिल गया है तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। यानी कि इस पे अगर ये मिल गया है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पर्म प्लस एग फ्यूज्ड हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम, प्रेगनेंसी। जब नहीं मिले हैं, यहां पर वेट चला है, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, एग और क्रॉस का स्पर्म नॉट फ्यूज्ड। ये कंडीशंस है। फिर से 28 डेज में फिर से बन पाएगा, यूटेराइन बॉल की सेड ऑफ होगा, ब्लड टिश्यूज में होगा, बॉडी से ब्लड ब्लीडिंग के रूप में बाहर जाएगा। फिर से ओवरी रिलीज करेंगी एग, फिर से 28 डेज पे। क्लियर हुआ, कंफ्यूजन क्लियर हुआ यहाँ तक।
आज के बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं बेटा सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि एक होने वाले बेबी का वो लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे डिटर्मिनेशन होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये कंडीशंस है। एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो फिर तो पीरियड्स आएंगे नहीं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स को मेंटेन करने में ही सारी चीजें जाएंगी, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है। ठीक है बेटा। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चा पार्टी आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ह्यूमन बेबी। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन में जो होने वाला बेबी है उसका वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटर्मिनेशन होता है इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा क्या है, मेल। इधर मेल सेक्स हो, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स। इधर कैसे हैं, फीमेल। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब कितने पाए जाते हैं हमारे, 46 या 23 पेयर। ये तो सभी को पहले ही भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 46 है और 23 पेयर है। अब मेल में कैसे हैं, एक्स और वाई। अब 46 और 46 और 23 पेयर कैसे डिवाइड होते हैं, इसमें बेटा 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक जो पेयर होता है इसमें या तो एक्स वाई होगा या आपका एक्स एक्स होगा, यानी कि वन पेयर कैसा है, इनको क्या बोला जाता है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर हुई चीजें। अगर आपसे कोई पूछने लगा कि 26 याद आ रहा है मुझे, 46 या 23 पेयर किस फॉर्म में होंगे, तो इसमें 22 पेयर तो होंगे ऑटोसोम्स, और जो वन पेयर है उसको बोलेंगे हम सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर हुई हैं चीजें। 46 या 23 पेयर, इसमें 22 कैसे होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, और एक्स बाई या एक्स एक्स जो वन पेयर है ये कैसे होंगे, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे एक्स बाई मेल का है, फीमेल का क्या होगा, एक्स एक्स। यहां तक क्लियर है। ये बिल्कुल परमानेंट है कि मेल का होगा एक्स बाई क्रोमोसोम्स और इसके होंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब बेटा इसका एक्स इसके एक्स से आके मिला, एक्स एक्स किसका है, यानी कि क्या बना है ये एक्स 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 एक्स। बेटा जब ये बना है तो यानी कि जो फीमेल जो बेबी होने वाली है उसका वो कैसी होगी, फीमेल होगी। क्लियर हुई चीजें। अब इसी का एक्स इसी के एक्स से जाके मिलने वाला है, तो बेटा कैसी होगी, यहाँ पे भी एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पे भी कैसी है, फीमेल बेबी ही होगी। क्लियर। अब इसका बाई इसके एक्स से मिलने वाला है, तो कैसा होगा, एक्स बाई, यानी कि अब जो बच्चा पैदा होगा उसका कैसा होगा, वो मेल होगा। क्लियर हुई चीजें। अब वो कैसा होगा, मेल होगा। अब इसका बाई बेटा इसके एक्स से मिलेगा, तो यहाँ पे भी कैसा बना है, ये एक्स बाई, यानी कि यहाँ पे भी ये कैसा होगा, मेल। तो आप एक बात बताइए कि ये बताइए कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिक्स्ड किसके हैं, फिक्स्ड बेटा हमेशा फीमेल के क्रोमोसोम्स फिक्स्ड हैं। हमेशा स्पर्म्स जाता है एक्स से मिलने, हमेशा जो भी हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो सब इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, यानी कि जो फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं। मेल के क्रोमोसोम्स जाएंगे एक्स से मेल्टिंग करने, तभी जाके क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा ऑफ ह्यूमन बेबी का सेक्स का। अब जितनी भी बूढ़ी महिला हैं जो ये बोलती हैं हमेशा कि तुझसे लड़का पैदा नहीं हुआ, कि तेरे लड़का पैदा नहीं हो रहा है, इस टाइप से ताने मारती हैं, तो उन्हें समझा देनी है मेरी क्लास। उन्हें दिखा देना है कि लक्ष्यपीठ चैनल पर जाइए अम्मा जी, लक्ष्यपीठ चैनल पर जाइए और बताइए कि 50% चांस किसका है, फीमेल बेबी होने का, और 50% चांस ही किसका है, मेल बेबी होने का। अब तो नहीं बोलते हैं, पुराने जमाने में बहुत ये ताने दिए जाते थे खासकर फीमेल्स को कि लड़का नहीं पैदा हो रहा है, ताने दिए जाते थे, उस पर थोड़ा अत्याचार टाइप का होता था कि लड़का पैदा नहीं हो रहा है। अब तो खैर लोगों को समझ में आ गई है, और अभी भी किसी को समझ में अगर नहीं आ रही है तो उसे ये वाली वीडियो दिखा देनी है कि कैसे डिटर्मिनेशन होगा एक ह्यूमन बेबी के सेक्स का। इसके पास में एक्स वाई है, यानी कि ये ही जाएंगे किसके पास में, हमेशा फीमेल्स के पास में, क्योंकि प्रोसेस कहाँ पे होना है, इनसाइड द फीमेल बॉडी।
वहां पे गए हैं, इसका एक्स इसके एक्स से मिला है तो क्या बने हैं फीमेल, इसका एक्स इसके एक्स से मिला है बने हैं फीमेल, इसका वाई इसके एक्स से मिला है बना है मेल, इसका वाई इसके एक्स से मिला है बना है मेल। 50% चांस किसके हैं, फीमेल बेबी के, 50% चांस है मेल बेबी के। तो अब आप बेटा समझ गए हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन होता है। तो फीमेल्स के हाथ में ना मेल्स के हाथ में सेक्स का डिटर्मिनेशन करना बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बेटा कुछ मैं आपको ओरली बता देता हूँ। अब जैसे हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे अच्छी की जा सकती है, आपके में कुछ ये होंगे। तो पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रख के की जा सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जैसे पीसीओएस की समस्या है या इनफर्टिलिटी की समस्या है, हार्मोन्स की समस्या तो है ही, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन क्या होता है फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं किया जा सकता लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में अल्कोहल, ड्रग्स, शुगर और इनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से दूर करना पड़ेगा, इनका सेवन हमें, इनका कंजप्शन हमें नहीं करना चाहिए। ये आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती भी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आपको ये बताना औरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नो ड्रग्स नो अल्कोहल। क्लियर है बेटा, ये वाला चैप्टर पूरा हुआ। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चंस अगर बच रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी वीडियोस, सारे लेक्चर समझ में आया होगा। एक एक टर्म मैंने एकदम क्लियरली बताई है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।